हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक इतना करेक्ट हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक क्यों गिर रहा है। 20% तक का फॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में हुआ है अब तक। वैसे तो ओवरऑल मार्केट्स ही काफ़ी गिरे हैं। निफ्टी इज ऑलरेडी डाउन बाय ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 20%, जो उसका अब तक का ऑल टाइम हाई आया था, विच इज समवेयर अराउंड जुलाई, एडजस्टिंग फॉर बोनस। जो भी बोनस का रिसेंटली एडजस्टमेंट किया तो उस हिसाब से अराउंड 1600 के भी ऊपर था ये स्टॉक का प्राइस। करंट इट इज अराउंड 1250 के आसपास का स्टॉक प्राइस करंटली है। तो क्या ऐसे रीजंस हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, एंड वे फॉरवर्ड कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इन्वेस्टर्स को जो अभी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस स्टॉक में। तो किस क्या क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो पहला रीजन फॉर द वीकनेस इन द स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर हमें जाना होगा कंपनी के रिटेल सेगमेंट में। तो रिटेल सेगमेंट में हाल ही के कुछ क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कि जो स्टोर एडिशन का जो ट्रेंड था वो बहुत स्लो डाउन हो चुका है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 4-5 क्वार्टर्स से जो नए स्टोर के एडिशन का जो ट्रेंड है दैट हैज़ फ्लैटेंड आउट, दैट हैज़ प्लेटूड, एंड टोटल जो रिटेल फुटप्रिंट है वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप जो फ्लेवर यहाँ से देख सकते हो वो यही है कि न्यू स्टोर्स का एडिशन अब काफ़ी कम होने लगा है। एंड ये किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती। अगर आपने पिछले 2-3 सालों में जो भी रिटेल बिजनेसेस जिन्होंने अच्छा किया है वो इसी बलबूते पर अच्छा किया है कि उनका जो स्टोर एडिशन है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। फुटफॉल्स तो खैर स्ट्रांग अच्छे रही है। अगर आप ट्रेंड जैसा बिजनेस देखोगे तो वहाँ पर स्टोर एडिशन जूडियो या फिर वेस्ट साइड में जो हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो रिटेल बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या फिर ओवरऑल ग्रोथ प्रोपोजिशन बहुत अच्छा होने के लिए स्टोर का एडिशन बेटर होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो दिखनी थोड़ी सी बंद हो गई है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। ओवरऑल रेवेन्यू वीक ही रहा है। अगर हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें Q2 की, तो नेट रेवेन्यू जो है वो 4% से गिरा ड्यू टू वीक डिमांड, स्पेशली फैशन एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट में, जहां पर काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स भी अभी आने लगे हैं। कोर रिटेल जो है ना वो और भी लोअर है। द रीज़न इज कि जो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है उसमें थोड़े ऑफरिंग्स जो है वो कनेक्टिविटी बेस्ड ऑफरिंग्स जो है वो रिलायंस जियो के भी होते हैं। तो अगर हम उसको हटा दें तो वो अराउंड 9% का ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन दिख रहा है हमें कोर रिटेल बिजनेस के रेवेन्यूज में। स्टोर रैशनलाइजेशन अब होने लगा है, जिस पॉइंट को हमने पहले भी इसकी बात की कि अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स बंद कर रही है कंपनी एंड नए नए एडिशंस ऐसे कर रही है ताकि वो एक सस्टेनेबल वे से ग्रो हो सके। तो पिछले क्वार्टर में उन्होंने 464 नए स्टोर्स खोले लेकिन 436 स्टोर्स क्लोज भी किए। तो नेट एडिशंस सिर्फ 28 स्टोर्स का रहा, जो कुछ क्वार्टर्स में पहले 500-600 स्टोर्स भी ऐड होते थे। तो वो एक चेंज रिटेल बिजनेस में आ गया है। रीजन नंबर 2 की बात करें तो यहां पर हमें उनके टेलीकॉम बिजनेस की बात करनी होगी, यानी जियो की। तो जियो के Q2 रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे थे। टेलीकॉम बिजनेस इज डन वेल एंड उसका रीजन है कि प्राइस हाइक्स लिए थे। जियो और एयरटेल दोनों जो की प्लेयर्स है दोनों ने प्राइस हाइक्स लिया था। तो उस वजह से एक सब्सक्राइबर चर्न बढ़ गया है दोनों कंपनीज के लिए, बिकॉज BSNL या फिर बाकी जो ऑपरेटर्स है उन्होंने उस लायक प्राइस हाइक्स वहां पर नहीं लिए। सो अगर हम टेलीकॉम बिजनेस की बात करें पिछले क्वार्टर में तो अराउंड 11 मिलियन यानी अराउंड 1.1 करोड़ के जो सब्सक्राइबर बेस है दैट ड्रॉप्ड ऑफ, जो 2.2% है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो चर्न रेट जो है, यानी लोग जो जियो का नेटवर्क बंद करके कोई और नेटवर्क पे स्विच हो रहे हैं, वो 2.8% हो गया इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.7% था। तो चर्न बढ़ गया है, वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है। बट मोर और लेस अगर हम कहें तो जो प्राइस हाइक लिया है जियो ने वो काइंड ऑफ अ प्राइस इन है। मार्केट को पता है कि अब प्राइस हाइक्स हो गए हैं। अब मार्केट तब रिएक्ट करेगा जियो से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ में अगर और प्राइस हाइक्स लेता है कंपनी या फिर कोई और पॉजिटिव चीज़ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। बट राइट नाउ मार्केट को पता है कि प्राइस हाइक्स आए हैं एंड वो अब प्राइस इन हो चुके हैं। थर्ड रीजन जो अभी भी कंपनी का सबसे मेजर रेवेन्यू बिजनेस है दैट इज दी O2C, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस। तो यहां पर जो साइक्लिकलिटी है कंपनी के बिजनेस में वो कंटिन्यू हो रही है एंड इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि ये साइक्लिकल रहने ही वाला है। बहुत कमोडिटी बेस्ड इसके सारे जो वर्टिकल्स है वो है, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस पर ही सारी चीज डिपेंडेंट है। जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्सेस भी लगा देता है, तो वहां पर कंपनी का मार्जिन और थोड़ा सा इरोड हो जाता है। लेकिन लोअर ऑयल प्राइसेस में कंपनी एनीवे प्रॉफिट बहुत ज्यादा बना नहीं पा रही है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि कैसे कंपनी के ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस का ट्रेंड रहा है फ्रॉम FY21 टू H1 ऑफ FY25।
एबिट मार्जिन जो है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो कभी भी 9% से ऊपर जा नहीं पाया। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में ये जो एबिट मार्जिन है वो 8% हो चुके हैं। बट लाइक आई सेड कि यहाँ पर कंपनी के हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। डाउनस्ट्रीम ऑयल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कंपनी बनाता है जो मोर और लेस कमोडिटी प्राइस डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर रिलायंस की ब्रांड को कोई ज़्यादा फायदा यहाँ पर नहीं होता है ऑफ बीइंग रिलायंस। तो यहाँ पर हमेशा मार्जिन सबड्यूड ही रहने वाले हैं एंड वही थीम यहाँ पर हमेशा से रहेगी। फोर्थ रीज़न जिसके बारे में रिस्क्स हमेशा से ही थी एंड वो है कि केपेक्स इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। रिलायंस का आप कोई भी वर्टिकल देख लो, हर एक में केपेक्स रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एंड इसी वजह से कंपनी को हमेशा से डेट की ज़रूरत पड़ी है। हालांकि डेट इक्विटी लेवल्स बहुत मैनेजेबल है कंपनी के, पर कंपनी के बैलेंस शीट पर हमेशा से ही बोरोइंग्स हमेशा रहे हैं। इस वजह से कंपनी कभी कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर पाया है एंड इन्वेस्टिंग का बेसिक्स हमें यही कहता है कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज। तो अभी भी फ्री कैश फ्लो की विजिबिलिटी दिख नहीं रही है। फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हुए हम केपेक्स हमेशा डिडक्ट करते हैं जब हम फ्री कैश फ्लो डिराइव करते हैं। तो हर साल कंपनी केपेक्स किए जा रहा है, इस वजह से फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है। बट होपफुली कंपनी चाहेगी कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छे फ्री कैश फ्लोज आए जब एक मेजर केपेक्स साइकिल खत्म हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक और चैलेंज जो कंपनी को आता है वो यही है कि हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमेशा ऐसे बिजनेसेस चाहते हैं जहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर इतने हाई केपेक्स रिक्वायरमेंट की वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कभी 10% के ऊपर ज़्यादा गया नहीं है। हायर सिंगल डिजिट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है, which is not a very good investment proposition strictly from return on capital employed perspective। पर हमें ये भी समझना है कि थोड़ा सा बिजनेस अलग है कंपनी का, इसके वैल्यूएशंस, इसके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बिल्ड करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्रोफाइल है जो बहुत चेंज होने वाला है अगले 10 सालों में भी। अब बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें अभी इस पॉइंट पर ध्यान रखनी है। हमने स्टॉक प्राइस के वीकनेस के रीजंस की तो बात कर ली, लेकिन क्या क्या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या फ्यूचर के प्रोपोजिशंस है मैनेजमेंट की तरफ से, अब उनकी बात कर लेते। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है कि उनके रेवेन्यूज डबल होंगे बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, यानी 2030 के आसपास। मैनेजमेंट वैसे रिलायंस की ज़्यादा बातें करती नहीं है, कभी भी इन्वेस्टर कॉन कॉल यहाँ पर नहीं होता एंड कोई बातचीत का कोई मीडियम बचा नहीं है जब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। लेकिन एजीएम में मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि रिलायंस इज ऑन ट्रैक टू डबल इन साइज बाय द डेकेड एंड जियो एंड रिटेल दोनों ही सेगमेंट्स में अगले 3-4 साल में रेवेन्यूज और एबिटा दोनों ही चीज़ें डबल होंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। एंड न्यू एनर्जी बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम रिलायंस की बात करते हैं। इस पर हमने एक वीडियो मेरे ख्याल से एक आध साल पहले किया था कि रिलायंस जो है वो न्यू एनर्जी बिजनेस में क्या क्या चीज़ें कर रहा है। बहुत इंसाइटफुल चीज़ें हैं वो। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको ज़रूर दे दूंगा। तो न्यू एनर्जी बिजनेस में जो है वो रिलायंस का एक नया क्राउन ज्वेल हो सकता है एंड उनका यही मानना है कि अगले 5 से 7 साल में जितना रेवेन्यू कंपनी का O2C बिजनेस करता है उतना ही रेवेन्यू ये न्यू एनर्जी बिजनेस करेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो गीगा फैक्ट्रीज, यही न्यू एनर्जी बिजनेस की जहां हम बात कर रहे हैं, तो गीगा फैक्ट्रीज का कमिश्निंग अब एक्सपेक्टेड है। काफ़ी सालों से रिलायंस यहाँ पर केपेक्स कर रहा है, बहुत सारे एक्विजिशंस कंपनी ने किए, जो प्लेयर्स ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड एक्विजिशंस उन्होंने किए एंड जामनगर में वो अपनी एक गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं जहाँ से सोलर पीवी मॉडल्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होगा, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग होगा, विंड टर्बाइंस का मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग का एक काफ़ी बड़ी गीगा फैक्ट्री उनकी ऑलरेडी सेटअप है एंड उसकी कमिश्निंग इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है। अगेन इसी से रिलेटेड हमने वो वीडियो किया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। एक और चीज़ जो एक्सपेक्टेड हो सकती है अगले साल में, वैसे बात इसकी पिछले 4-5 सालों से की जा रही है, वो है सेपरेट लिस्टिंग ऑफ रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो का IPO ऐसा बताया जा रहा है कि लाइकली है 2025 में। रिटेल आर्म का IPO या फिर सेपरेट लिस्टिंग अभी भी देयर इज सम टाइम फॉर दैट, लेकिन रिलायंस जियो के IPO की बात की जा रही है। इससे हो ये सकता है कि काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो सकती है, जो हम जनरली देखते हैं कि जब कंपनी का एक अलग बिजनेस जो है वो सेपरेटली लिस्ट होता है तो जनरली उसकी वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पर होती है। बट लाइक आई सेड, इसकी बात काफ़ी सालों से की जा रही है।
ये तभी हमें एक्चुअली होता हुआ दिखेगा जब रिलायंस खुद इसकी अनाउंसमेंट करे कि दे आर गोइंग टू कम अप विद एन आईपीओ। फिलहाल इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन सम ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल्स एंड न्यूज़ रूमर्स कि रिलायंस जियो 2025 में अपना अलग आईपीओ कर सकता है। तो करंटली वैल्यूएशंस कैसे दिख रही है? अब 20% का करेक्शन स्टॉक के प्राइस में आ गया है, करंटली वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं? तो अगर हम इनका प्राइस टू अर्निंग्स देखें, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल वैल्यूएशन निकालना भी बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने कहा था कि इस बिजनेस में काफ़ी डिफरेंट चैलेंजेस है टू अंडरस्टैंड कि हर एक सेगमेंट का वैल्यू क्या होगा, किस तरह की वैल्यूएशन मल्टीपल्स हर एक सेगमेंट को दें, और उस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक कंसोलिडेटेड एंटिटी को किस तरह से वैल्यूएशंस हम दे सकें। लेकिन अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स देखें इस साल के कंपैरिजन में कि किस तरह के पी रेशियोज उनके रहे थे, तो 30 के ऊपर हमेशा पी रेशियो रहा था। करंटली करेक्शन के बाद इट इज समवेयर अराउंड 25। ओवरऑल इन माय ओपिनियन वैल्यूएशंस एक फेयर लेवल पर है अभी, जो थोड़े बहुत प्रीमियमली वैल्यूड थे हम ऐसा कह सकते हैं पहले, तो वो अब एक फेयर वैल्यूएशंस पर करंटली दिख रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनके आगे के एडिशन प्लान्स भी हैं, तो हमेशा से इस कंपनी को ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो ना करो वो अलग बात है, पर क्या इसके प्रॉब्लम्स है एंड क्या आगे पोटेंशियल है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्रेजेंट करती है इंडियन इकोनॉमी का, एंड इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिटेल सेगमेंट, टेलीकॉम सेगमेंट एंड ऑब्वियसली ओवरऑल ग्रोथ सेगमेंट ऑफ इंडिया। तो यही था हमारा वीडियो, ये जानने के लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में इतनी वीकनेस किस वजह से है, तो उसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।